आइजक बेल जैसे पापी की मुकम्मल सरकोबी के लिए बेगुनाहों की इतनी बड़ी तादाद को लहू लुहान करना दरिंदगी होता। एक कौम की हैसियत से अमरीकियों से कोई मोहब्बत या रगबत न होने के बावजूद मेरे अपने जहन का यह आलम था कि हेलन राय के साथ पेश आने वाले अंधनाक वाक़े पर मेरा दिल बार बार मुझे जिम्मेदार ठहरा कर मुलामत कर रहा था। ताज़ा तरीन मिसाल जैक्सन नामी काम चोर और हराम खोर अमरीकी भिखारी की थी, जो महज मेरी वजह से भेड़ियों के भट्ट में जा घुसा था और मैं उसके लिए मगमूम था। मैं किसी भी सूरत में 40वीं इमारत के खिलाफ कोई नया मंसूबा नहीं बना सकता था जिसके नतीजे में बेगुनाह शहरियों की एक बड़ी तादाद की जानें ज़ाया हो जाती। गुस्से और बेबसी के इसी आलम में मैंने लाइन से मुंसलिक पोशीदा CSD चेक करके आइजक बेल के दफ्तर का नंबर मिला लिया। फोन उसने खुद ही उठाया, मगर हमेशा के बरअक्स उसकी आवाज़ तेज़ और फाड़ खाने वाली थी। तुम फिर अपनी हराम ज़दगी से बाज नहीं आए? मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही जहरीले लहजे में कहा। अगर वो शख्स लिफाफा देकर खैरियत से लौट आता तो इस वक्त मैं तुम्हारे रूबरू बैठा हुआ होता, मगर तुम बदनीयत और बेसब्रे हो। तुम्हारे आदमियों ने गेट पर ही उसे किसी आवारा कुत्ते की तरह दबोच लिया था। मैं तुम पर कैसे एतमाद कर सकता हूँ? तुम्हारी ये मक्कारियाँ ही तुम्हारी तबाही का सबब बनेगी। मेरी तवक्का के बरक्स आइजक बेल ने मेरी पूरी बात सुनने के बाद कहा, वो भिखारी अब उम्र भर भीख नहीं मांगेगा। तुमने अपने खिलाफ खुद ही सबसे मजबूत गवाह फराम कर दिया है। अब उसकी मदद से तुम्हारे खाके तैयार किए जाएंगे और तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। तुम ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रह सकोगे। तुम्हारी यही लग़ज़िशें तुमको ले डूबेंगी। उसकी बात सुनते हुए मेरा ज़हन तेजी से काम करने में मसरूफ था। उसके खामोश होते ही मैंने हल्का सा कहका लगाकर कहा, मैं तुम्हारी तरह अकल से इतना आरी नहीं हूं। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि तुम्हारी औकात पहचान कर ब्लैक डैड ने किसी भिखारी को वहां भेजा है। तुम अपना वक्त बर्बाद करके इसकी बताई हुई तस्वीर बनवा लो, इसे अपने दफ्तर में सजा लेना। भिखारी को फांसने वाला ब्लैक डैड का कोई ऐसा कारिंदा था जिसे मेरा सामना तक नहीं हुआ। अपने सारा जोर लगाकर उसे तलाश भी कर लोगे तो वो मेरी बजाय ब्लैक डैड की निशानदेही करेगा। इससे तुम्हारा पेशाब खता होता है, वो वल्दुल हराम कुत्ते का बच्चा। आइजक बेल गुस्से में आपे से बाहर होने लगा। तुम इसी के बल पर उछल रहे हो ना? मेरे सामने तुम दोनों ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकोगे। तुम दोनों को घेर कर इस तरह मारा जाएगा कि मुद्दतों तुम्हारी रूहें भी बिलबिलाती रहेंगी। इसका ख्याल था कि अपने 6 आदमी और 2 गाड़ियां कबा देने के बाद तुम्हें अकल आ जाएगी, मगर तुम जुबान से सुधरने वाली मखलूक नहीं हो। कल से वो फिर जूता संभालेगा। मुझे आदमियों की जरा भी परवाह नहीं। उसकी आवाज इश्तियाल में मजीद बुलंद होगी। मैं इन 6 की जगह 60 नए आदमी रख सकता हूं। वो ये लड़ाई भी हार जाएगा। मैं तुम्हें बदनस्ल कुत्ता समझता था, मगर तुम अपने कमजोर साथियों को कबाड़ डालने वाले खुदगर्ज भेड़िए हो। मैं तुमको चढ़प। मेरी बात काट कर वो हल्के बल चीखा और फोन बंद कर दिया। मैंने भी एक आसूदा मुस्कुराहट के साथ रिसीवर रख दिया। गुस्से और बेबसी के मिले जुले एहसासात का एक बड़ा हिस्सा उसकी तरफ मुंतकिल करके मुझे खासा सुकून मिला था। अंदर का उबाल कुछ कम हुआ तो मैं सब्ज फाइल के कागजों की नकूल ले बैठा। मैंने इन 5 और राग के एक एक लफ्ज को कई बार पढ़ डाला, लेकिन मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। बज़ाहिर वो सब मुहम्मल अल्फाज मालूम हो रहे थे जिनका कोई मफहूम नहीं था। थक हार कर मैंने वो कागज दोबारा ब्रीफकेस में डाले तो 2 बज चुके थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक वीरा को इस वक्त तक प्रिंसटन से लौट आना चाहिए था। फिर अपने इस अंदाजे पर मैं खुद ही हंस पड़ा। मुझे न्यू जर्सी के इस शहर का महल्ले वकू मालूम था, न इसके फासले का अंदाजा था। फिर भी मैं एक तरफा तौर पर वीरा की वापसी के वक्त का तयन की बैठा था। मुझे भूख लग रही थी। मैं कमरा मुकफ्फिल करके रेस्तुरान की तरफ चल दिया। रेस्तुरान में जाते हुए मैंने चाबी काउंटर पर छोड़ दी ताकि वीरा लौट आए तो उसे मेरी वापसी का इंतजार न करना पड़े। रेस्तुरान में लंच का दुरानिया खत्म हो चुका था, मगर मेरी मायूसी को देखते हुए वेटर किचन की तरफ गया और वापस आकर इतला दी कि इस वक्त सिर्फ तली हुई मछली फराम की जा सकती थी। बेरूप और बेजायका मगरबी खानों से मछली बददर्जा बेहतर थी। अमेरिका समेत पूरे मगरिब में रद्दी खानों के तहकीर अमेज नाम से याद किए जाने वाले फास्ट फूड्स की रोज़े अफजू मकबूलियत के दीगर असबाब पर इस बात को मुसलमा फोकियत हासिल है कि हर फास्ट फूड का एक अलग और मखसूस जायका होता है जिसे हर कंपनी हमेशा बरकरार रखती है। जायके की इस चाट, फौरी फरामी और कम तर कीमत की वजह से ये फास्ट फूड्स मगरिब से निकलकर चंद मकामी मगर मायारी तब्दीलियों के साथ मशरिक में भी इसी तरह रोज बरोज मकबूल हो रहे हैं। तली हुई मछली और आलू के कत्लों से
शिकम शेर होकर मैं काउंटर पर पहुंचा तो मेरी दी हुई चाबी बोर्ड पर मौजूद थी। मैं चाबी लेकर 5वीं मंजिल पर अपने कमरे में पहुंचा तो वीरा की तरफ से मेरी तबीयत फिक्रमंद हो चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि उसे प्रिंसटन भेजकर मैंने गलती की थी। थोड़ी सी ब्रीफिंग के बाद वो आइजक बेल के लिए किराए के किसी भी कासिद का बंदोबस्त कर सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी बेचैनी और बेकली भी बढ़ती चली गई। जहन में रह रहकर बुरे ख्यालात आ रहे थे। अगर वीरा खैरियत से थी और कहीं उलझ गई थी तो होटल फोन कर सकती थी। मैं कमरे में मिलता या ना मिलता वो अपने बारे में पैगाम छोड़ सकती थी जो आखिरकार मुझ तक पहुंच जाता। 5 बजे मुझे अपने आसाब को पुरसकून रखने के लिए अल्कोहल की जरूरत महसूस होने लगी और मैं स्कॉच का एक गिलास लेकर टेलीविजन के सामने जम गया, क्योंकि तरक्की याफ्ता मुल्कों में हर वो बात जो खबर बनने के मायार पर पूरी उतरती है सबसे पहले इसी जरिए पर नमूदार होती है। 5:15 बजे फोन की घंटी बजी तो मैंने उछलकर फौरन रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से वीरा ही बोल रही थी, तुम कब से निकली हुई हो और कहां मरी हुई हो? उसकी चहचहाती हुई आवाज सुनकर मामूल के मुताबिक मुझे गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारे इंतजार में भूखा प्यासा बैठा हूं। मैंने दोपहर में बियर के साथ पिज्जा खाया था, मजा आ गया। तुम भी अपना कोई बंदोबस्त कर लो, मुझे वापसी में खासी देर हो सकती है। उसने टका सा जवाब दिया। तुम वहां ऐसे कौन से तीर मार रही हो कि देर हो सकती है? मैंने जलकर पूछा। 3 बजे रिंग्स वालों की 28 नंबर गाड़ी मुकर्रर ठिकाने पर तीनों क्रेट उतार कर चलेगी। एक मफलूकुल हाल इलाके का खस्ता सा गोदाम है जिस पर ताला लगा हुआ है। चौकीदार कोई नहीं है। वीरा के निल्फाज के साथ ही मेरा गुस्सा साबुन के झाग की तरह बैठ गया। बहुत बेफिक्री से खुलकर बात कर रही हो। इस वक्त मौजूद कहाँ हो? प्रिंसटन के बूथ में हूं। बेफिक्री यह है कि तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट पर CSD लगी हुई है। कोई क्या बिगाड़ सकता है? वीरा की आवाज से कामयाबी का खुमार छलका पड़ रहा था। गोदाम को ताला लगा दिया गया है तो तुम वहां क्या करती फिर रही हो? इसके बराबर वाली दुकान खाली पड़ी है, इसे किराए पर लेने की कोशिश कर रही हूं। इसमें छुपकर हम पुर्जों के साथ होने वाली कार्रवाई पर नजर रख सकेंगे। शाबाश, बहुत अच्छी जा रही हो। सामान जिस बेपरवाही से वहां डाला गया इससे अंदाजा हो रहा है कि गड़बड़ के लिए कल का दिन रखा गया होगा। वीरा ने मेरी बात मुनकता कर दी और कहा, इसीलिए मैं आज दूसरी दुकान की चाबी हासिल करना चाह रही हूँ। सुबह सवेरे हम में से कोई खाने पीने के इंतजाम के साथ अंदर घुस कर बैठ जाएगा। मेरी जगह तुम यहां आते तो ये सब नहीं कर सकते थे। वो ठीक कह रही थी। अपनी अमरीकी शहरियत, रंग रूप और बोलचाल की वजह से किराएदारी में कोई दुश्वारी नहीं थी, जबकि मेरे लिए शनाख्त के मराहिल से गुजरना और ये मालूम करना ही दुश्वार होता कि वहां कोई खाली जगह किराए पर भी दस्तयाब है। मैं कहीं भी कुछ नहीं करता, बस तुम्हारा कासिद बनकर तुम्हारी सहेलियों के पीछे दौड़ा दौड़ा फिरता हूं। मैंने शौकी से कहा, इसके सिले में तुम्हारी बरहमी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। मेरा यह मतलब नहीं था, सब कुछ तुम ही करते हो। इस बार मुझे मौका मिल गया। इस तरह आफा का कोई फोन तो नहीं आया था। उसे अचानक लिली बर्नार्ड या जेनी याद आ गई। इस महाज पर बिल्कुल सन्नाटा है, अलबत्ता उसका आका मिर्चें चबा रहा है। तुम्हारी और उसकी मुलाकात का क्या रहा? इस बार उसे आइजक बेल का ध्यान आ गया। सब कुछ फोन पर ही ना पूछो, ये बातें तुम्हारी वापसी पर होंगी। उसने इसरार नहीं किया। शायद उसे वक्त की कमी का सामना था। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं खत्म हो गया। वीरा ने मुझे उस रोज की सबसे अच्छी खबर सुनाई थी। उसकी कारकर्दगी की तफसील सुनते ही मेरा मूड यकलख्त खुशगवार हो गया था। मैंने गिलास से 2-3 घूंट लिए थे कि एक मरतबा फिर फोन की घंटी बजने लगी। मैंने सोचा कि शायद वीरा को कोई भूली हुई बात याद आ गई थी। इस बार फोन पर जैनी थी। मेरी आवाज सुनते ही बेतकल्लुफी से बोली, हाय डार्लिंग, क्या हाल है? मैं रात से रह रह कर तुम्हारे ही बारे में सोचे जा रही हूँ। वीरा कहाँ है? कौन वीरा? मैंने हैर से पूछा। आखिर ये नाम तुम्हारे ज़हन से क्यों चिपका हुआ है? चलो रोजी ही सही, इस वक्त वो कहाँ है? उसने बेजारी से पूछा। कल रात तुमने मुझ पर बहुत जुल्म किया। वो रात भर मुझसे लड़ती रही और सुबह होते ही नाराज होकर होटल से कहीं चली गई। अब बताओ कि मैं उसे कहाँ तलाश करूं? गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद ही लौट आएगी। वो ऐसी ही मूडी लड़की है। फीकी सी हंसी के साथ जैनी की आवाज आई। उसके छोड़े हुए 3 पैगाम सुनकर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो सब कुछ समझ चुकी है और अब तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हारे शर ने रात से मेरा ज़हनी सुकून गारत किया हुआ है। मैंने उसकी हौसला शिकनी के लिए मसनूई बरहमी से कहा, अब तुम मजीद क्या चाह रही हो? मुझे सब्ज फाइल के बारे में बात करनी है। वो मामला यकायक संगीन हो गया है। इस बार जैनी की आवाज़ संजीदा और काफ़ी धीमी होगी। मैंने कोई सब्ज फाइल नहीं देखी। तुम्हारा दिया हुआ बंद लिफाफा रोजी को दे दिया था। मैं मान ही नहीं सकती कि उसने वो लिफाफा तुम्हारे सामने नहीं खोला होगा। वो लिफाफा उसने लेकर रख लिया था। तुम जानती हो कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। उसकी किसी मजबूरी की वजह से मैं दोनों बार उसका कासिद बनकर तुम्हारे पास आया था। मुझे किसी फाइल या कागज़ के बारे में तजस्सुस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने रुखाई से जवाब दिया, तुम अब मुझे चकमा नहीं दे सकते। ये रमज़ान और रमादान का ढकोसला ख़त्म करो। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम ही डैनी हो।
अब मैं मजीद बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। जैनी के वो अल्फाज मेरे समाज पर किसी बम की तरह गिरे। इसका लब लहजा सख्त और पुरयकीन था। मैंने रात भी कहा था और अब भी फिर कह रहा हूं कि तुम्हारे कुछ कहने या समझने से हकीकत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। मैं जो हूं वो ही रहूंगा। फिरा तुम्हारी बाज मखसूस आदतों के बारे में मुझे बहुत कुछ बता चुकी है। रात तुम सरूर में थे, तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा इख्तियार नहीं था। मैंने तुम्हारी इन मखसूस आदतों को रात देखा और भुगता है। मैं कसम खा सकती हूं कि तुम डैनी हो। अब मुझसे अड़ने की कोशिश मत करो। उसकी वो बातें सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वीरा अपनी किसी सहेली से इतनी करीब हो सकती है। जैनी के साथ पिछली रात के चंद बेलगाम लम्हों में मुझसे न जाने वो कौन सी हरकत सरजद हुई थी जिनकी बिना पर वो मेरे डैनी होने पर पूरे वसूख से कसम खा रही थी। सबसे बड़ी सुबह ये थी कि उसका दावा दुरुस्त था। ये बहस अब यहीं खत्म करो। मैंने शिकस्त तस्लीम करने की बजाय मुतबादिल हल सोचते हुए सख्त और खुश्क लहजे में कहा, रोजी ने तुमसे क्या बकवास की है ये मैं उसे पूछ लूंगा। अगर तुमको सब्ज फाइल वापस चाहिए तो मैं वो इसी वक्त लुटा सकता हूँ। हरगिज नहीं, इसे आग लगा दो, तल्फ कर दो। इसकी बुखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। इसकी वजह से आज मुझसे सख्त बाज पुरस हुई है, क्योंकि इसकी गैर हाजिरी में मैं ही दफ्तर की सरबराह थी और रिकॉर्ड की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। अगर आइजक बेल को अपनी मेज़ के खुफिया खाने से सब्ज फाइल की चोरी का इल्म हो चुका था तो जैनी वाकई एक बदतरीन खतरे से दो चार हो चुकी थी। मैंने उसकी दिलजोई के लिए अपना लहजा नरम करते हुए कहा, यह बहुत बुरा हुआ। मुझे तफसील से बताओ कि यह सब कैसे हुआ। आज मैंने दफ्तर में तलवार की धार पर रहकर दिन गुजारा है। सुबह 11 बजे के करीब उसे फाइल की जरूरत पेश आई होगी। वो नहीं मिली तो उसका दिमाग उलट गया। उसने चीख चीख कर दफ्तर को सर पर उठा लिया, अपनी मेज की दराजें निकाली, शेल्फ तोड़ दिए। वो गंदी गंदी गालियां देकर दफ्तर वालों को फाड़ खाने को दौड़ रहा था। उसकी हालत का अंदाजा हो गया। यह बताओ कि आगे क्या हुआ। मैंने गुफ्तगू के दरमियान उसे टोका। उसे मुझे अपने कमरे में तलब करके वहशियाना लहजा में सब्ज फाइल के बारे में पूछा तो मेरी हालत गैर होने लगी। मैंने तकरीबन रोते हुए उसे बताया कि मुझे फाइल का कुछ पता नहीं। वो बरस पड़ा कि इसकी गैर हाजिरी में दफ्तर की जिम्मेदारी मेरी होती है। शाम से पहले फाइल ना मिली तो वो मुझे गोली मार देगा। उसकी आवाज़ रुंधने लगी। हैरत है कि तुम अब भी जिंदा हो। क्या उसे तुम पर रहम आ गया था? मैंने उसे दिलासा देने के लिए नीम मजाहिया लहजा में लुकमा दिया। फिर 12:15 बजे 2 गार्ड्स एक लड़के को मारते हुए ऊपर लाए। आइजक बेल ने अपना सारा गुस्सा उस लड़के पर उतार दिया और उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। वो इसे मुसलसल तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। इस बदकिस्मत लड़के का हशर देखकर सब सहमे हुए थे। थोड़ी देर के बाद उसे न जाने क्या ख्याल आया कि उसने लड़के की मरहम पट्टी और देखभाल शुरू करा दी। इस वक्त आइजक बेल बस थोड़ी देर के लिए पुरस्कून हुआ था। 1:30 बजे लड़के की मेहमानदारी अचानक खत्म कर दी गई और उसे धक्के देकर दफ्तर से निकाल दिया गया। उसी के साथ आइजक का पारा दोबारा चढ़ने लगा। जैनी अपने दफ्तर में पेश आने वाले वाक़े को हर जरूरी और गैर जरूरी तफसील के साथ सुना रही थी। इस दौरान में वो ढटाई से मुझे डैनी करार दे रही थी, मगर मैंने उसे टोकने की जरूरत महसूस नहीं की। इसकी कहानी से मुझे जैक्सन के साथ इमारत में पेश आने वाले उन वाक़यात का भी इल्म हो रहा था जिनसे मैं यकसर बेखबर था। खौफ व दहशत से मेरा हाल बुरा था। दिल चाह रहा था कि दफ्तर से उठकर कहीं भाग जाऊं, मगर टांगों समेत पूरे बदन में जान नहीं थी। जैनी फोन पर अपनी सनसनीखेज कथा बयान किए जा रही थी। दीवानगी का दूसरा दौरा पड़ने के बाद आइजक मेरे कमरे में घुस आया। उसने सारा रिकॉर्ड बखेर कर रख दिया और मैं सहम कर यह तमाशा देखती रही। जब नाकामी के बाद वो झुंझलाकर मेरे ऊपर गुर्राया तो न जाने कैसे मुझे हेलन राय याद आ गई। वो बेचारी अब काबिल रहम हालत में है, मगर मैंने अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। वो गुस्से से मुठ्ठियां भींचता और फर्श पर बिखरी हुई फाइलों को ठोकरें मारता मेरे दफ्तर से चला गया। उसके बाद से छुट्टी होने तक वो अपने दफ्तर में मैसूर होकर शराब पी रहा था। तुम्हें हेलन कैसे याद आ गई? इस पर तुमने क्या इल्जाम आयद किया था? मैंने हैरत से पूछा। यूं समझ लो कि इस वक्त मेरी आंखों के सामने मौत मंडला रही थी। वो इसी दहशत का कोई करिश्मा था। वो जल्द में दफ्तर से जाते हुए हेलन राय को खुद ही अपने दफ्तर का निगरान बनाकर गया था और इसी वजह से किसी नामालूम आदमी या शायद तुम ही को इस लड़की के कान भरने का मौका मिला था। मेरी जिम्मेदारी उसके चले जाने के बाद शुरू हुई थी। वो बताने लगी, मैंने बस इतना इजाफा किया कि मैंने हेलन को उसकी मेज की दराजें वापस डालते देखा था और ये समझकर खामोश रही थी कि वो शायद अपने बास की हदायत पर कोई देखभाल कर रही है। ये बात फौरन उसके ज़हन में बैठ गई। जैनी ने वो बातें मासूमाना सादगी से बताई थी, लेकिन आखिरी कलाबाजी पर मैं उसकी हिला साजी की सलाहियतों का कायल हो गया। हेलन राय अपने साबका बास के भेजे हुए किसी दरिंदे के जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने के बाद पागल हो गई थी। मुझे शुबा था कि आइजक बेल ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक कोई जहरीला इंजेक्शन देकर उसे पागल कराया था ताकि वह हार्लिम में उसके करतूतों की कहानी ज्यादा दूर तक न फैला सके। दीवानगी किसी सदमे का नतीजा हो या जहरीली दवा का, दोनों सूरतों में दिमाग के कुछ सेहतमंद और फाल खुलिये शदीद तबाही के अमल से दो चार होते हैं। आमतौर पर इनकी बहाली किसी तवील और सबर आजमा इलाज की मुत्तकाजी होती है। इस वक्त हेलन राय काबिल रहम हालत में थी।
आइजक बेल के लिए किसी भी तरह मुमकिन नहीं था कि वह हेलन से सब्ज फाइल के बारे में कुछ मालूम कर सके। जेनी ने हेलन राय का नाम इस्तेमाल करके आइजक बेल को बदतरीन ज़हनी धचका लगाया था। वो ये सोच सोच कर अपने बाल नोच रहा होगा कि हेलन को पागलपन की अजाब से दो चार करके उसने सब्ज फाइल की वापसी की हर राह खुद ही मसदूद कर दी थी। रोजी से तुम क्या चाह रही थी? उसकी कहानी मुकम्मल होने पर मैंने पूछा। आज मैंने अपनी जिंदगी का बदतरीन दिन गुजारा है। फूलों के साए में गत्ते के डिब्बों में रातें बसर करते हुए भी मैंने कभी इतनी दहशत महसूस नहीं की जितनी आज रिंग्स के भरे दफ्तर में मेरे ऊपर तारी थी। ये रिंग्स में मेरी मुलाजमत का आखिरी दिन था। कल मैं वहां नहीं जाऊंगी। ऐसी गलती भूल कर भी ना करना। तुम दूसरी हेलन राय बना दी जाओगी। हौसले से काम लो और बस चंद रोज इंतजार करो। वो अपनी मौत आप मर जाएगा। रोजी के बारे में मेरा सवाल अब भी बाकी है। मैं उस मनहूस दफ्तर में रहूं या ना रहूं, अब सब्ज फाइल का सुराग नहीं मिलना चाहिए। उसे मेरे ऊपर जरा भी शुबा हो गया तो वो मुझ पर रहम नहीं करेगा। मैंने उसकी फितरत देख ली है। जिस फाइल के लिए वो इस कदर बेचैन और दीवाना हो सकता है, तुम उसकी कदर व कीमत का कोई अंदाजा लगा सकती हो? उसे इतनी आसानी से जाया नहीं किया जा सकता। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, इस बारे में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मैंने उजलत में वो 5 कागज देखे थे। तुम आइजक से इनकी कीमत वसूल करने के बजाय इन्हें जला दो। जब तक ये फाइल तुम्हारे पास है मेरे सर पर तलवार लटकती रहेगी। कदर व कीमत से मुराद सिर्फ डॉलर नहीं होते जैनी बेबी। इसके सहारे आइजक बेल को तिगनी का नाच नचाया जाएगा। हेलन राय अब जज़ा और सजा के खौफ से बेनियाज हो चुकी है। मौत उसके लिए एक बेहतर अंजाम होगा। तुमने फाइल की चोरी का इल्जाम उस पर लगाया है। मुझे बताऊंगा कि उसके दफ्तर में हेलन ही मेरी मुखबर थी और उसने सब्ज फाइल मुझे पहुंचाई थी। ये सुनकर उसके जख्म और गहरे हो जाएंगे। तुम्हारी पोजीशन और ज्यादा साफ हो जाएगी। इस बारे में तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। भले दिन आए हैं तो मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। यक बजक उसकी आवाज रूहान सी होगी। तुम्हारी हद से ज्यादा खुद एतमादी की वजह से मुझे कुछ हुआ तो मैं मरकर भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मगर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या? मेरी तसल्ली पर उसकी रूंधी हुई आवाज कदरे साफ होगी। तुम अपने यक तरफा दावे के बाद बार बार मुझे डैनी करार दे रही हो। जब तक रोजी के साथ बैठकर इस दावे का तस्फिया नहीं हो जाता तो मुझे सिर्फ रमजान का होगी। यह मेरे अपने इत्मीनान की बात है कि मैंने तुमको दरियाफ्त कर लिया है। सबके सामने मैं तुमको वही कहूंगी जो तुम चाहोगे। इतना कुछ हो जाने के बाद तुम फिर वही रट लगाए जा रही हो। मैंने कहा एक बात बता दूं, अपनी आदतों के बारे में रोजी से एक लफ्ज भी ना पूछना। इसके बगैर शायद तुम्हारे दिमाग का फतूर दूर नहीं हो सकेगा, लेकिन तुम मुश्किलात में पड़ जाओगे। वो मेरी और रोजी की आपस की बातें हैं। पसंदीदा लहजा में कह रही थी। तुम्हारी जुबान से इनका जिक्र सुनकर वो चौंक पड़ेगी। तुम जानते हो कि वो कितनी तखय्युल परस्त है। उस पर सब कुछ वाज़ेह होता चला जाएगा। जेनी का समझाया वो बारीक नुक्ता फौरन ही मेरे ज़हन में जागुज़ी हो गया, लेकिन मैंने उसकी अहमियत को नज़रअंदाज करते हुए सरसरी लहजा में कहा, तुम इस बारे में सख्ती से अपनी जुबान बंद रखोगी। ये मेरा और रोजी का मामला है। मैं खुद ही सोच समझ कर तय कर लूंगा। बताना मेरा काम था। आगे तुम मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हो। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हो। आखिरी फिक्रा अदा करके उसने एक मरतबा फिर ये जताने की कोशिश की थी कि वो मुझे डैनी समझती है। अपने दूसरे कशिश अंगेज ख्वास के साथ वो ज़हीन थी और अपनी बात कहने का सलीका जानती थी। आखिरी बार याद दिला रहा हूं कि तुम रिंग्स की मुलाजमत नहीं छोड़ोगी, बाकायदगी से दफ्तर जाती रहोगी। मैंने गुफ्तगू खत्म करने की नीयत से उसे ताकीद की। दफ्तर जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैंने आज आइजक का जो भयानक रूप देखा है, इसके बाद मैं अपने अंदर उसका सामना करने का हौसला नहीं पाती। उसने झिझकते हुए जवाब दिया, मौजूदा हालत में शायद वो खुद भी अपने मुलाजमीन का ज्यादा सामना न करे। सामना हो भी गया तो वो तुमको खा नहीं जाएगा। नौकरी छोड़कर तुम उससे जबरदस्ती अपनी तरफ मुतवज्जा करोगी। अगर जो तुम्हारा हुक्म है तुम इस पर जरूर अमल करोगी। उसने एहसान जताया। हाँ, ये मेरा हुक्म है। मैंने चिल्ला कर कहा, तुमने उसे इनराफ किया तो मैं तुम्हें उधेड़ डालूंगा। बस अब मैं आंखें बंद करके तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। रिसीवर पर उसकी आसूदा आवाज उभरी। मारने वाले मर्द मरने से बचाने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे कानों में एक अहमकाना सी पुचकार गूंजी और खून बेजान हो गया। मैंने क्रैडल दबाकर दूसरा नंबर मिलाने की तैयारी कर ली। डैनी की भरपूर कहानी सुनने के बाद आइजक बेल की फौरी मिजाज पुरसी जरूरी हो गई थी। मुझे यकीन था कि मेरी जुबान से सब्ज फाइल का जिक्र सुनकर उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। आइजक बेल से बात करने से पहले मेरे ज़हन में चंद बुनियादी बातें बिल्कुल वाज़ेह थी। इसकी मेज की दराजों के पीछे से सब्ज फाइल उड़ाने का इल्जाम मजलूम मगर बाज़मीर हेलन राय के सर थोपने के लिए यह जरूरी था कि मैं रिंग्स के दफ्तर में रूनमा होने वाले ताज़ा वाक़यात से मुकम्मल बेखबरी का मुजाहरा करता रहूं। वही एक तरकीब ऐसी थी कि इस पर अमल करने के नतीजे में आइजक बेल के जहन में यह ख्याल सख्ती से जागुज़ी हो जाता कि जब तक हेलन उसके दफ्तर में मौजूद थी मुझे वहां की पल पल की खबरें पहुंचाती रही, और इसका जहनी तवाज़ुन खराब होते ही मेरे लिए मालूमात हासिल करने का वो मुसद्दिका जरिया सिरे से खत्म हो चुका था। इस वक्त न्यूयॉर्क की फिजाओं से दिन का उजाला मादूम हो चुका था।
हर तरफ शाम के तेजी से उतरते हुए धुंधलके ने डेरे डाले हुए थे। जेनी काफी देर पहले रिंग्स के दफ्तरी औकात खत्म होने के बाद अपने घर लौट चुकी थी, मगर आइजक बेल अपनी बदनसीबी का शोक मनाने के लिए दफ्तर में मौजूद था। उसने पहली घंटी पर फोन का रिसीवर उठाया था। जेनी मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो अपने दफ्तर में महबूस होकर शराब नोशी कर रहा था। उसकी आवाज खुमार से बोझल थी मगर लहजा साफ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस वक्त भी अपने दफ्तर में बैठे होगे। उसके हेलो के जवाब में मैंने किसी भी तंजो तदहीक के बगैर सपाट लहजे में कहा, ओह। एक गहरे सांस के साथ उसकी बेसाख्ता आवाज उभरी, तुम्हारी मनहूस आवाज से मुझे नफरत हो गई है। आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं सैन फ्रांसिस्को का रहने वाला हूं और ना इतना बदजोक हूं कि तुम जैसे मुअन्निक देवजात के पीछे पड़ूं। मैं जिसके पीछे लगा हुआ था उसे तुम पहले ही बर्बाद कर चुके हो। अब तुम कोई नई कहानी सुनाओगे? उसकी आवाज तल्ख हो गई। मैं कहानियों का आदमी नहीं हूं, हकीकत की दुनिया में रहता हूं। मेरा नंबर तुम्हारे हाथ लगा हुआ है। दोगले हरामी ने तुम्हें CSD की छतरी फराम की हुई है। उसने मेरी बात काटकर तेजी से कहा, मैं तुम्हारी हर्जा सराहियां सुनने पर मजबूर हूं। जो कुछ कहना है जल्दी बक डालो, इसके बाद मुझे फोन न करना। कोई आम बात याद आ गई तो फोन करना ही पड़ेगा। मैंने जवाब दिया, बेसूद होगा, मैं नहीं मिलूंगा। उसकी आवाज से जाहिर हो रहा था कि उसने मेरी धमकी से हरासा होकर वो बहाना किया था, वरना वो सब्ज फाइल के गम में वहीं जम कर रह गया था। मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दे सकता हूं। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि व्हाइट हाउस के 5 कागजों पर मौजूद तहरीर किस जुबान में लिखी गई है? इसे गुरेज पर आमादा पाकर मैंने किसी तवक्कुफ के बगैर वो सवाल कर डाला जो आइजक बेल के लिए आसाब शिकन साबित हो सकता था। बकवास है, तुम झूठे हो, तुम खोखले दावे कर रहे हो, तुम इन कागजों की गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। उसकी आवाज से बेएतबारी मुतरश्शे थी। उसे कदरे अटक अटक कर अपने ज़हन में पैदा होने वाले सारे शुबहात का इजहार कर डाला था। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने संजीदगी से कहा। इन कागजों पर जरा भी गर्द नहीं थी क्योंकि वो बहुत एहतियात से सब्ज रंग की एक फाइल में लगे हुए थे। ओह खुदा! इस बार आइजक बेल के आसाब बिखर कर रह गए।